को सजा का ऐलान और आर्म्स एक्ट में संजय दत्त को 5 साल की सजा। बॉलीवुड एक ऐसी अनोखी जगह है जहाँ अंडरवर्ल्ड के विलन्स पर मूवी बनती है और अंडरवर्ल्ड के विलन्स के लिए भी मूवी बनती है। वो चिकना जो है करिश्मा को फोन करके बोलता है कि मेरे आदमी लेके चले जाएंगे। बस ये क्या होता है भाई? बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड का सास बहू का रिश्ता कई सालों तक चला। दोनों एक दूसरे को पसंद तो नहीं करते, पर किसी हिंदी मूवी की तरह बहू को अपनी सास की बात ना चाहकर भी एक नकली हंसी का मुखौटा चढ़ाकर माननी पड़ती है। और इसी बॉलीवुड की एक जानी मानी हस्ती थे गुलशन कुमार। गुलशन कुमार इंडिया के सबसे बड़े यूट्यूब चैनल टी सीरीज के फाउंडर। यही गुलशन कुमार है जिन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री को कुमार सानू, अलका याग्निक, सोनू निगम जैसे कई सारे बड़े सिंगर्स दिए। लेकिन जिस गुलशन कुमार ने बॉलीवुड के लिए इतना कुछ किया, उसी बॉलीवुड ने उनकी आवाज को हमेशा के लिए शांत कर दिया। और अपन इस वीडियो में यही समझेंगे कि कैसे मिस्टर गुलशन कुमार का मर्डर किया गया। गुलशन कुमार का जन्म दिल्ली में हुआ था और वो अपने पिताजी के साथ जूस का ठेला चलाया करते। गुलशन को बचपन से गाने में रुचि थी। इस कारण से गुलशन कुमार छोटे मोटे सत्संग वगैरह में धार्मिक गाने गाया करते। गुलशन के पिताजी ने कई सारे धंधे बदले और समय के साथ साथ म्यूजिक कैसेट्स का बिजनेस खोला। और इस म्यूजिक कैसेट के बिजनेस से गुलशन कुमार को एक आइडिया आया कि क्यों नहीं खुद का म्यूजिक प्रोड्यूस करके कैसेट बना के बेची जाए। और यहीं से गुलशन कुमार की कहानी की शुरुआत होती है। गुलशन पूरी इंडस्ट्री में सबसे अलग था। जहाँ उस टाइम की बॉलीवुड मूवीज क्राइम, अडल्ट्री, गाने के थ्रू वेस्टर्न प्रोपेगेंडा को प्रमोट कर रहे थे, और दूसरी तरफ गुलशन कुमार हिंदू धार्मिक गाने प्रोड्यूस किया करते। और गुलशन कुमार के यही धार्मिक गाने लोगों के बीच में हिट बन गए, क्योंकि उस टाइम पे पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में कोई था ही नहीं जो रिलीजियस गाने प्रोड्यूस कर रहा था। और गुलशन के द्वारा किया गया सालों तक सत्संग, यानी उनका सत्संग का टैलेंट उनके म्यूजिक के अंदर भी झलकता था। देखते देखते 11 जुलाई 1983 में गुलशन कुमार ने अपने भाई कृष्णा के साथ सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी रजिस्टर की। और यही कंपनी आगे जाके टी सीरीज के नाम से मशहूर हुई। और सिर्फ कुछ ही साल के अंदर पूरी इंडिया की म्यूजिक इंडस्ट्री का टी सीरीज ने 70% मार्केट कैप्चर कर लिया था। अब जैसे जैसे टी सीरीज का नाम बढ़ा, साथ ही साथ बढ़े गुलशन कुमार के दुश्मन। गुलशन कुमार की एक आदत थी नॉर्मल आदमी को सड़क से उठा के स्टार बना देने की। गुलशन कुमार कई सारे नए लोगों को उनके टैलेंट के दम पे बॉलीवुड में काम दिया करते। और जैसे ही गुलशन का स्टार बॉलीवुड की ऊंचाइयों पर पहुंच जाता, उसे छोड़ वो नए टैलेंट की तलाश में निकल पड़ते। यानी कि गुलशन कुमार का कोई फेवरेट आर्टिस्ट नहीं था, गुलशन कुमार टैलेंट के फेवरेट थे। और यहाँ से पिक्चर में एंट्री होती नदीम सैफी की। नदीम सैफी उस टाइम के नामी म्यूजिक डायरेक्टर्स में से एक थे, जिन्होंने उस टाइम की कई सारे बॉलीवुड मूवीज के म्यूजिक को डायरेक्ट किया और टी सीरीज के लेबल के थ्रू कई सारे म्यूजिक लॉन्च किए, जिस कारण नदीम और गुलशन की दोस्ती भी फ्लरिश हुई। और दोनों ने मिलकर साथ में खूब सारा म्यूजिक बनाया और कई सारे पैसे भी छापे। अब नदीम अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर तो थे, पर अच्छे सिंगर बिल्कुल नहीं थे, और ये चीज गुलशन को समझ आ गई थी। फिर भी नदीम सैफी ने अनजानी नाम की म्यूजिक एल्बम को प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया, और ऊपर से उस एल्बम में काफी सारे गाने खुद से गाकर एल्बम में ऐड किए। अब नदीम ने अपने दोस्त गुलशन को बोला कि उसकी एल्बम अजनबी टी सीरीज के थ्रू प्रमोट करवाई जाए, लेकिन गुलशन कुमार ने मना कर दिया। फिर भी नदीम सैफी अड़े रहे और कुछ टाइम तक उनके कन्विंस करने के बाद गुलशन कुमार ने टी सीरीज के थ्रू अजनबी एल्बम को प्रमोट किया। लेकिन मार्केट में जैसी अजनबी एल्बम रिलीज हुई, वो इंस्टेंट फ्लॉप बन गई। और इस फ्लॉप का पूरा दोष नदीम ने खुद की वजह गुलशन के सर पे डाल दिया। और नदीम ने ऐसा क्लेम किया कि गुलशन ने अजनबी एल्बम को प्रमोट अच्छे से नहीं किया, जिस कारण वो फ्लॉप हो गई। और स्टोरी में इस पॉइंट से नदीम और गुलशन की दोस्ती के बीच में खटास आना शुरू हो गई। नदीम को लगने लगा कि कहीं ना कहीं गुलशन कुमार उसे म्यूजिक इंडस्ट्री से हटाना चाहता है। और इसी बीच ये 1996 में गुलशन कुमार के टी सीरीज ऑफिस में कॉल आती है। उस कॉल के दूसरी तरफ होता है अबू सलीम, डी कंपनी का पार्टनर। डी कंपनी यानी दाऊद इब्राहिम। अबू सलीम 1996 में गुलशन कुमार से प्रोटेक्शन मनी मांगता है, और कुछ सोर्सेज के हिसाब से गुलशन कुमार एक अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट नदीम सैफी को पे कर देते हैं। अब उस टाइम पर अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड की दोस्ती एक आम बात थी, और गुलशन कुमार से खुन्नत खाए हुए नदीम सैफी ने अपने अंडरवर्ल्ड के दोस्तों की मदद लेने का सोचा। अगले ही साल ईयर 1997 अनीस कासकर, दाऊद इब्राहिम का भाई, वापस गुलशन कुमार को प्रोटेक्शन मनी के लिए कॉल करते हैं, पर इस बार कुछ छोटा मोटा अमाउंट नहीं था। डी कंपनी ने 10 करोड़ रुपए की प्रोटेक्शन मनी मांगी थी। अगर अपन आज के हिसाब से एडजस्ट करें तो 45 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बनते हैं।
अब प्रोटेक्शन मनी के साथ साथ एक अजीब शर्त भी रखी गई कि गुलशन कुमार पैसे तो दे, साथ ही साथ टी सीरीज को नदीम सैफी के सारे गाने प्रमोट करने पड़ेंगे। अब गुलशन कुमार ने पहले तो बात टालने की कोशिश की और पुलिस को नहीं बताया, लेकिन फिर 8 अगस्त 1997 वाले दिन गुलशन कुमार के घर एक कॉल आती है और दूसरी तरफ अनीस कास्कर गुलशन कुमार को जान से मारने की धमकी देकर फोन काट देता है। 12 अगस्त 1997 गुलशन कुमार रोजाना की तरह जुहू में अपने घर से थोड़ा दूर जितेश्वर महादेव के मंदिर के लिए निकलते हैं। कोइंसिडेंटली 12 अगस्त वाले दिन गुलशन कुमार के बॉडीगार्ड छुट्टी पर रहता है, तो वो और उनका ड्राइवर सवेरे महादेव मंदिर पहुंच जाते हैं। मंदिर की सीढ़ी से उतरते समय 2 बाइक वाले उनके सामने गाड़ी रोकते और उनमें से एक उनके सामने आकर कहता है कि बहुत पूजा कर ली, अब ऊपर जाके पूजा करना। एक बार में 16 गोलियां गुलशन कुमार की बॉडी में उतार दी जाती है। गोली बारूदी की आवाज सुनकर उनका ड्राइवर उन्हें बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसको पैर में 2 गोली मारकर दोनों बाइक सवार फरार हो जाते हैं। एम्बुलेंस आती है और इमीडिएटली गुलशन कुमार को कूपर हॉस्पिटल के लिए रवाना कर दिया जाता है, लेकिन जैसे एम्बुलेंस हॉस्पिटल पहुंचती है उन्हें डेड ऑन अराइवल डिक्लेयर कर दिया जाता है और गुलशन कुमार की डेथ के बाद पूरे देश में बवाल मच जाता है। Rumors of a larger conspiracy were doing the rounds in Mumbai ever since the Shiv Sena Supremo, Bal Thackeray, had indicated that he was aware of the involvement of other music majors in the plot. ये एक अटैक पूरे बॉलीवुड को सहमा देता है और एक अनसुना ऑर्डर चला जाता है बॉलीवुड के हर एक सितारे के पास कि अगर जिंदा रहना है तो दाऊद के टर्म्स पे चलना पड़ेगा। शूट आउट के नेक्स्ट जेन बाइकर्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। दाऊद मर्चेंट, अब्दुल गफूर पार्कर और अशरफ खान 3 लोग होते हैं। तीनों का कनेक्शन दाऊद इब्राहिम की कंपनी से निकलता है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन होती है, पता चलता है गुलशन कुमार के मर्डर के कुछ दिन बाद ही नदीम सैफी ने गुलशन कुमार को मारने की टिप देती, लेकिन जैसे ही पुलिस नदीम सैफी को धरने के लिए उसके घर पहुंचती है, पुलिस को पता चलता है कि नदीम सैफी कुछ दिन पहले यूके निकल चुका है। पुलिस साथ ही साथ टिप्स नाम के कंपनी के एक राइवल ओनर रमेश तोरानी को अरेस्ट करती है। तोरानी पे ऐसा आरोप लगाया जाता है कि उसने गुलशन कुमार की डेथ के लिए दाऊद मर्चेंट को 25 लाख रुपए एडवांस दिए थे। साथ ही साथ पुलिस 24 और अक्यूज को आइडेंटिफाई करती है, 400 पेज की चार्जशीट फाइल करती है। 2001 में 24 सस्पेक्ट्स पर कोर्ट पे ट्रायल शुरू हो जाती है। रमेश तोरानी को लैक ऑफ एविडेंस के चक्कर में रिहा कर दिया जाता है। दाऊद मर्चेंट और अशराफ पे कुछ टाइम तक केस चलता है। 2007 में दाऊद मर्चेंट को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुना दी जाती है और 2021 में अशराफ को। दूसरी तरफ म्यूजिक डायरेक्टर नदीम सैफी यूके की सिटीजनशिप ले लेता है और आज की डेट में लंदन में खुला घूम रहा है।